नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है सत्ता की शुरुआत में। सत्य पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के एंटी मोदी जहर की। वो मुल्क जो चीन को आर्थिक तंगी के कारण गधे बेचता है, उसी देश की मंत्री हिना रबानी खार तेवर दिखाते हुए कहती हैं कि मोदी के भारत से व्यापार नहीं करेंगे। इसीलिए आज हिना को सत्ता की वर्कशॉप में ले जाना जरूरी है। आपको पाकिस्तान के उस इन्फ्लुएंसर से भी मिलवाएंगे जिसे आईएसआई ने कश्मीर पर फर्जी वीडियो बनाने को कहा तो वो इस्लाम छोड़कर सनातनी बन गया। फिर बंगाल की बात, जहां पंचायत चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्सेस लगाने की नौबत आ गई है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर दीदी का पारा चढ़ा हुआ है। बंगाल में नॉमिनेशन स्कैम वाले दावे पर भी आज हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। फिर उन पहाड़ों की बात जहां मौसम थोड़ा सर्द है लेकिन मजहबी गर्मी बहुत ज्यादा है। उत्तर काशी से चंबा तक आक्रोश है। चंबा के जलते हुए घर की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, क्योंकि असल में एक घर नहीं बल्कि पूरा पहाड़ उबल रहा है। नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल करने पर जैसे सत्ता का संग्राम छिड़ा है, यह भी आपको दिखाएंगे। कांग्रेस नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने को बीजेपी की छोटी सोच बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सम्मान तो सभी प्रधानमंत्री का होना चाहिए। मणिपुर फिर जलने लगा है। गुरुवार रात उपद्रवियों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर को जला दिया। गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय घर पर नहीं थे। मणिपुर हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट फुल स्पीड में चल रहा है। आज सुबह सेना ने कुपवाड़ा में 5 आतंकियों को मार गिराया। सेना के मुताबिक कुपवाड़ा सेक्टर में इस साल घुसपैठ की ये पहली बड़ी कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। और देश की फास्ट ट्रैक अदालतें नेताओं के सामने सुस्त पड़ गई हैं। कानून मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक पिछले 5 वर्ष में नेताओं के मामलों के लिए बनाई गई 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल 6% मामलों का ही निपटारा कर पाई, जबकि 2729 केस अभी भी पेंडिंग है। सत्ता में आज पहले बात एक ऐसे मुल्क की जहां रहने वाली आवाम भी उसे पानी पी पी कर कोसती है, जिसकी नींव शायद हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और जहर उगलने के लिए रखी गई, जिसने दुनिया के नक्शे पर एक देश के तौर पर जगह घेर रखी। बहुत सारे न्यूज मित्र समझ गए होंगे, क्योंकि इतनी खूबियां सिर्फ एक ही मुल्क में है और उसका नाम है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए हमने सत्ता की कुंजी में 2 किरदार शामिल किए हैं। एक है पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रबानी खार, जिनकी अकड़ और तेवरों की वजह से सत्ता की वर्कशॉप में उनकी वैचारिक मरम्मत बहुत जरूरी है। तो दूसरे हैं सनातनी शायन अली, जो कभी पाकिस्तानी मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन खुद उनके ही देश ने उन पर इतने जुल्म किए कि वो सनातनी बन गए। अज्ञानता का इलाज तो ज्ञान से ही किया जा सकता है, लेकिन घमंड ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आज पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रबानी खार की अज्ञानता और बड़बोलेपन का सत्ता में इलाज करेंगे। आज आपको यह देखना चाहिए कि हिना रबानी खार भारत के पीएम मोदी का नाम लेकर जहर क्यों फैला रही हैं। जिस भारत की शक्ति को समझते हुए अमेरिका, रूस और तमाम देश व्यापारिक दोस्ती करना चाहते हैं, उसी भारत के खिलाफ कंगाल पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री छटपटा रहे हैं। आज आपको कुछ फैक्ट फाइल के जरिए बताएंगे जो पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, जो गधे बेचकर अर्थव्यवस्था को सुधारने के जुगाड़ में जुटा है। वो देश भारत के विकास से कैसे ईर्ष्या की आग में जल भुन रहा है। पहले हिना रबानी खार की अकड़ देखिए। हिना ने कहा, ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार का स्वागत करेगा, लेकिन मोदी सरकार से खराब संबंधों के कारण अभी इसकी कोई संभावना नहीं। पहले दोनों देशों में संबंधों को बहाल करने के लिए व्यापार शुरू करने की समर्थक थी, लेकिन नई दिल्ली में एक हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के साथ काम करना संभव है। क्या आप इस बयान की तासीर को और इसमें घुली नफरत को महसूस कर सकते हैं? आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं कि कैसे यह बयान पाकिस्तान जैसे मुल्क की विदेश राज्य मंत्री को शोभा नहीं देता। सबसे अहम बात, आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रखना संभव नहीं है। पाकिस्तान लगातार अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। बढ़ते कर्ज की वजह से पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया। इसकी वजह से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 40% से ज्यादा के निचले स्तर पर आ गया है। पाकिस्तान चीन को गधे बेचकर अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करने में जुटा है। पाकिस्तान पिछले 70 साल में 21 बार IMF से कर्ज ले चुका है। ऐसी हालत में भी पाकिस्तान अपने रक्षा बजट को कम नहीं कर पा रहा है। जीडीपी का 15.15% यानी करीब 15.5% जो है वो रक्षा बजट पर खर्च हो रहा है। जीडीपी भी 0% के करीब पहुंच गई है। जाहिर है मंत्री तो बौखलाएंगे ही और उल्टे सीधे बयान भी देंगे। खैर, घर में नहीं है दाने, आगे आप जोड़ लीजिए पाकिस्तान के लिए। हिना रबानी खार को आज सत्ता में हम एक और आईना दिखाते हैं, जिसके बाद उनकी अकड़ शायद थोड़ी और कम हो जाए। हिना दुनिया के सामने तेवर दिखाती हैं कि पाकिस्तान मोदी के भारत से व्यापार नहीं करेगा, लेकिन उनके देश में मौसम वैज्ञानिक चुपके चुपके हमारे मौसम वैज्ञानिक से विभाग से तूफान की इंटेलिजेंस लेते हैं। यह सब कल आए बिपरजॉय तूफान के दौरान हुआ, लेकिन हमें यकीन है कि भारत के किसी भी शख्स को इस बात का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि संकट में मदद करना भारत की संस्कृति और विचारों की सत्ता का संकल्प रहा है। लगातार हम पाकिस्तान को जानकारी दे रहे थे, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के रूप में काम करते हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जब कोई साइक्लोन डेवलप होता है, इसका जानकारी सभी कंट्रीज़ जैसे बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी के जुड़े हुए हैं दिया जाता है। सो पाकिस्तान को ये साइक्लोन का जब जेनेसिस का प्रोग्राम हम किए थे 15 दिन पहले उनका जानकारी दिए थे। जब 6 तारीख को जेनेसिस हो गया ना, डिप्रेशन बन गया, तब भी हम इसका इंफॉर्मेशन। हिना रबानी तो खार खाए बैठी हैं, उन्हें तो शायद मौसम का भी पता नहीं। संकट के वक्त आपका पड़ोसी सबसे बड़ा मददगार हो सकता है, शायद ये बात पाकिस्तान ने न कभी पढ़ी और न सीखी। हमेशा भारत के साथ नफरत और जहर उगलने का काम किया। इस नफरत का गेहूं वाला फैक्टर देखिए। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान सरकार गेहूं की किल्लत को पूरा करने के लिए कुल 75 लाख टन गेहूं का आयात कर रही है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ ने गेहूं की फसलों को चौपट कर दिया, जिससे गेहूं का उत्पादन बिल्कुल घट गया है। अब भारत से खराब संबंध की वजह से पाकिस्तान रूस और यूक्रेन से महंगा और पुअर क्वालिटी का गेहूं खरीद रहा है, जबकि भारत यूएई, कतर, ओमान, श्रीलंका जैसे देशों को रियायती दरों पर गेहूं बेच रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन से गेहूं मांगने पर पाकिस्तान को माल ढुलाई का खर्चा भी ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका अंजाम यह है कि पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए लोगों को 145 से 160 रुपए देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में 100 किलो गेहूं की बोरी की कीमत करीब 12,500 रुपए है। एक साल में पाकिस्तान में आटे की कीमत दोगुनी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर नफरत छाई हुई है। आज के दौर में भारत के प्रति नफरत के बिना पाकिस्तान का अपना कोई वजूद ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान अपने ही बनाए दलदल में धंसता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि यहां कई उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। राजस्व के लिए सरकार जनता पर टैक्स का भार बढ़ाती जा रही है। विदेशी कर्ज का बोझ पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने की तरफ धकेल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 तक पाकिस्तान 20 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से अधिक का विदेशी कर्ज दे चुका है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज दिसंबर 2022 में करीब 17,80,000 करोड़ रुपए था, जो जनवरी 2023 तक करीब 20.7 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी एक ही महीने में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज बढ़ गया है। पाकिस्तान ने पानी, जूस, कन्फेक्शनरी और वाहन समेत इंपोर्टेड सामान की 36 श्रेणियों पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। महंगाई से जूझ रही पाकिस्तानी आवाम के लिए यह भी एक बड़ा झटका है और पाकिस्तानी सरकार के पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता रहा है। कभी चीन के साथ गधों वाली डील, कभी मुस्लिम मुल्कों के आगे धर्म के नाम पर हाथ फैलाना। जहां तक भारत की बात है तो वो पाकिस्तान के इस घमंड और रोज रोज के कलेश से कहीं आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के मंत्रियों को आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि भारत किन देशों के साथ व्यापार करता है और आज भारत की आर्थिक और व्यापारिक शक्ति क्या है। भारत के साथ व्यापार करने के लिए कैसे बड़े बड़े देश लालायित हैं,
आपको ताजा उदाहरण देकर बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून के बीच अमेरिका के दौरे पर हैं। स्टेट गेस्ट होंगे वो वहां पर। अमेरिका के साथ कई तरह की डील हो सकती है। अमेरिका के सांसद इस दौरे को किस नजर से देख रहे हैं, उम्मीदों के आसमान में भारत का नाम किस तरह चमक रहा है, यह आज पाकिस्तान को ध्यान से देखना चाहिए। हिना रबानी खान ने तो ये तो बताया कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से पहले वो एक बार अपने मुल्क की नीति और नीयत पर ध्यान दें तो शायद अवाम के लिए बेहतर होगा। इस ओर उनका ध्यान खींचने के लिए हम सत्ता की दूसरी कुंजी खोलते हैं, जिसका मुख्य किरदार है पाकिस्तान के जाने माने इन्फ्लुएंसर शायन अली, जिन्होंने इस्लाम धर्म को त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया है। यानी शायन अली पहले पाकिस्तान के मुसलमान थे, लेकिन अब हिंदू बन चुके हैं। हालांकि इस्लाम में रहते हुए भी उनका धर्म हमेशा सनातन संस्कृति के लिए धड़कता रहा, और यही बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को चुभती रही। इसीलिए पाकिस्तान के शायन अली ने घर वापसी कर ली। माथे पर तिलक और बैकग्राउंड में भारतीय ध्वज के साथ उन्होंने अपने सनातनी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लेकर ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर हिना रबानी खान को थोड़ी तो शर्मिंदगी जरूर होगी। पहले हम आपको शायन अली का छोटा सा बयान सुनाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का सच से सामना कराएंगे। टुडे आई एम डूइंग माई घर वापसी। एक ना एक दिन तो सबको ही, आई थिंक सबको ही करना चाहिए। At least I myself feel very proud of myself, and I hope my ancestors would also feel proud. सनातनी बनने के बाद शायन अली ने कैसे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी को एक्सपोज किया, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायन अली ने बताया ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर कश्मीर से जुड़े फर्जी और प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने का दबाव डाला। कश्मीर पर फर्जी और प्रोपेगेंडा वीडियो, कश्मीर पर फर्जी वीडियो बनाने को कहा तो शायन बना सनातनी। शायन अली ने बताया इनकार करने पर यहूदी एजेंट, रॉ एजेंट होने के आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, इसके बाद पाकिस्तान में टॉर्चर किया। ISI की प्लानिंग जान से मारने की थी। ISI के इसी जुल्म की वजह से साल 2019 में शायन अली को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। शायन अली ने बताया कि वो डिप्रेशन में चले गए, हार मानने वाला था। श्री कृष्ण ने हाथ थाम लिया। इन्फ्लुएंसर शायन अली ने यह भी कहा कि इस दुनिया में पाकिस्तान जैसी कोई चीज है ही नहीं। पाकिस्तान की स्थापना मजहब के आधार पर की गई है, ना कि दुनिया को उसकी जरूरत थी। सोचिए जरा, शायन अली ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। हमें उम्मीद है कि शायन अली की इन बातों पर हिना रबानी खान गौर फरमाएंगे और मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगलने से बेहतर काम अपने मुल्क की आवाम के लिए करेंगे। सोचने वाली बात है। इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने के बाद शायन अली ने TV9 भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अब आपको उस इंटरव्यू की एक छोटी सी रील भी दिखा दें। ये फैसला, और वो भी सिर्फ 19 साल की उम्र में, कैसे ले लिया आपने? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैंने जैसे ट्वीट में भी मैंने लिखी थी, आई वाज इन्वॉल्व विद इस्कॉन। मैं इस्कॉन के साथ पिछले 2 साल से इन्वॉल्व था। तो मैं अपने आप को मैं इवन, क्योंकि इट्स लाइक अ घर वापसी, सो आई वोंट कॉल कि मैंने मुसलमान से हिंदू हुआ। आई वाज अ हिंदू बाय बर्थ। आई कॉल माय सेल्फ अ हिंदू बाय बर्थ। जब आप पाकिस्तान में थे तो उस वक्त ही हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, वो शुरू हुआ क्या? कैसे आपको हिंदू धर्म से आपको जो इतना अट्रैक्शन हुआ, वो कब हुआ और कैसे हुआ? पाकिस्तान में किसी भी धर्म या इस तरह कोई इन्वॉल्व नहीं था। आई वाज जस्ट एन इन्फ्लुएंसर। और मैं इसका क्रेडिट, लोग कहते हैं कि अभी घर वापसी का क्रेडिट किसको देंगे, सो इट्स वेरी फनी, बट मैं इस घर वापसी का क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी और ISI को दूंगा। अच्छा। क्योंकि अगर वो लोग मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं करते और मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ता, और क्योंकि देखिए,
मेन मेरा इस्कॉन से जुड़ना और घर वापसी का मेन रीजन था जो मुझे टॉर्चर किया गया और जिस तरह से मेरी मेंटली कंडीशन हो गई थी, जिस तरह से वो टॉर्चर कर रहे थे, तो मेरी मेंटली कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। नहीं, टॉर्चर लेकिन क्यों कर रहे थे? मेरे ख्याल से उस वक्त तो उम्र भी आपकी बहुत कम रही होगी, 19 साल के तो आप अभी हैं, तो 16-17 साल के रहे होंगे। तो उस वक्त टॉर्चर क्यों कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी आपको? देखिए, लोगों को पता है, मैंने बहुत बार इस चीज को शेयर भी करा है, जो मेरी म्यूजिक वीडियो थी कश्मीर हूं मैं के नाम से, हाँ। और वो यूट्यूब रिलीज भी हो गई है वो वीडियो। जब देखिए सिर्फ एक ये बात थी कि उस वीडियो को मैंने मना कर दिया था करने से, बिकॉज आई वाज एन इन्फ्लुएंसर। पाकिस्तान आर्मी किसी इन्फ्लुएंसर, आपको पता है कि किस तरह से मीडिया पर हर जगह कंट्रोल होता है उनका। तो जब मैंने उनको गाने से म्यूजिक वीडियो में एक्ट करने से मना किया, तो उन्होंने फिर मेरा बैकग्राउंड देखा, दैट आई एम एंटी ISI और एंटी पाकिस्तान हूं मैं, और मेरी पूरी फैमिली का उन्होंने देखा कि पूरी फैमिली एंटी ISI और एंटी पाकिस्तान है, जिसके बाद से उन्होंने मेरे ऊपर अजीब अजीब से, आपको पता होगा किस तरह से केसेस किए कि मैं जियो एजेंट हूँ, मेरे ब्लॉन्ड हेयर की वजह से मुझे जियो एजेंट बोल दिया, रॉ एजेंट के मेरे ऊपर केसेस करे हुए पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे मतलब ऐसे केसेस हैं जो कोई यकीन भी नहीं कर सकता। मतलब एक केस तो ऐसा है कि जी मैंने पाकिस्तान की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो अमेरिका में लीक कर दी है। इस तरह की ये बस फालतू केसेस इन्होंने करे हुए। बड़ी डरपोक है ऐसा ही, एक इन्फ्लुएंसर से डर गई। अब एक ऐसी खबर जो बहुत परेशान करने वाली है। यह खबर देश के 2 ऐसे पहाड़ी राज्यों से है जिसकी सीमा दूसरे देशों से लगती है, लेकिन यहां पिछले कुछ समय से लगातार तनाव का माहौल है और यह तनाव पूरी तरह से सांप्रदायिक है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के मामलों के बाद 2 समुदायों में तनाव बढ़ गया है। रैलियों से लेकर पंचायत और धरने प्रदर्शन हुए, जिसमें कई मुस्लिमों को उत्तरकाशी छोड़ना पड़ा। दूसरी खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है। आरोप है कि यहां एक हिंदू युवक को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। इसके बाद लोगों में आक्रोश है और भीड़ ने आरोपियों का घर जला दिया। उत्तरकाशी पर हमने आपको सत्ता के पुराने एपिसोड में एक स्पेशल कुंजी दिखाई थी, इसीलिए आज बात करेंगे चंबा की। इस जलते हुए घर को देखिए जरा। इसके पीछे एक इंसान के 8 टुकड़ों की दास्तान है। चंबा में नारे लगाती हुई भीड़ आई। आक्रोशित लोगों ने एक पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। यह आग इतनी खतरनाक थी कि थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। क्या आपको पता है कि यह आग क्यों लगाई गई? क्या वजह थी कि सैकड़ों लोगों ने इस घर को जला दिया? बात सिर्फ घर जलाने तक ही नहीं रुकी, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। पूर्व सीएम धरने पर बैठ गए। मौजूदा सीएम को लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। यानी यह मामला सिर्फ एक घर में लगी आग का नहीं है, बल्कि इसे पहाड़ों के धधकने का संकेत मानिए, जो खतरनाक है। इस जलते मकान की एक खूनी इनसाइड स्टोरी है। चंबा में जो हालात हैं उनकी शुरुआत हुई 9 जून से, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में 3 दिन से गायब दलित युवक मनोहर की लाश बोरे में बंद मिली। इस शव के 8 टुकड़े किए गए थे। जैसे ही लोगों ने देखा और घटना की जानकारी उन्हें मिली तो वो हैरत में पड़ गए। हत्या के कारणों को जानने के लिए इलाके के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने एक और जांच शुरू की। दूसरी ओर मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मनोहर एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। लड़की के भाइयों ने मनोहर की हत्या की और बोरे में बंद करके लाश को नाले में फेंक दिया। शव मिलने से 3 दिन पहले ही मनोहर लापता था। इधर जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में शब्बीर, मुसाफिर हुसैन और फरीदा नाम की महिला शामिल। हत्या के कारण का पता चलने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतने भर से नहीं शांत हुआ और जैसे जैसे घटना की खबर फैली, स्थानीय लोग सड़कों पर उतरने लग गए और गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने आरोपियों का घर जला दिया। इलाके में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होने लगे। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लगने लगे। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस ने उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस की बढ़ती सख्ती और जांच में ढिलाई के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मनोहर के परिवार से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब बीजेपी का आरोप है कि यह पूरी घटना आतंकियों से जुड़ी है। बीजेपी का दावा है कि इस मामले के मुख्य आरोपी 1998 के एक आतंकी मामले के सिलसिले में भी पूछताछ की गई थी। उसकी भूमिका को देखते हुए हत्याकांड की जांच NIA से करानी चाहिए, जबकि सीएम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के पास सबूत है तो दे, हम जांच कराने के लिए तैयार हैं।
केस की इन्वेस्टिगेशन जो सबूत हमारे पास आ गए हैं, आरोपी हमारे पास है। हम जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में दाखिल करेंगे। पहले इन्होंने गाय काटी, फिर अब आदमी काट दिया, 5 टुकड़े कर दिए आदमी के और पकड़े 2 18 साल से कम ये एक्चुअल से जो अनक्यूज है वो दूसरी स्टेट से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ से उठ के आते हैं जम्मू कश्मीर से। समय में यहाँ के प्रशासन को देखना पड़ेगा, चंबा के प्रशासन को, और हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से है, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। नहीं, हमारी एक संस्कृति है, यहाँ जो माइनॉरिटी है बहुत कम है, उसकी सुरक्षा करना भी हमारे राज्य का दायित्व बनता है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से अगर वो राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते तो ये गलत बात है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में हंगामा बढ़ा है वो खतरनाक है। उत्तराखंड में तो पुलिस इन घटनाओं को समझने के लिए 2018 से अब तक जितनी भी दूसरे धर्मों में शादियां हुई हैं उन पर नजर रख रही है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इस तरह के मुद्दे पर अशांत होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। इसका समाधान तुरंत होना चाहिए। तनाव सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ों पर नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल में भी है, जहां पंचायत चुनाव में हिंसा और हेराफेरी के आरोप बढ़ते जा रहे हैं और हर बदलते दिन के साथ नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। जब से पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है, पश्चिम बंगाल में 5 लोगों की हत्या हो चुकी है, 3 टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं। ऐसे में गोली मारने, बम फेंकने, बाल्टी में बम रखने, लाठी डंडे चलाने और एक दूसरे के रास्ते को रोकने की तस्वीरें तो बहुत सामान्य घटना की तरह दिखने लगी है। इसी को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने अगले महीने 8 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करे। हालांकि राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ज्यादा समय लेने से ज्यादा नुकसान होगा। ममता बनर्जी की सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है और इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। एक तरफ कोर्ट एक्शन में, दूसरी तरफ राज्यपाल एक्शन में है। 3 दिन पहले दक्षिण 24 परगना जिले में जिस भांगड़ इलाके में लाइव बमबाजी हुई थी, आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस उस इलाके में पहुंचे। ये वो इलाका है जहां 2 गुटों में इस बेफिक्री से बम फेंके जा रहे थे जैसे गुलदस्ते से निकालकर फूल फेंके जा रहे हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए राज्यपाल का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने यहां पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। राज्यपाल ने यह भी दावा किया कि कानून के मुताबिक सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी और निष्पक्ष चुनाव होगा। तो अब तक पश्चिम बंगाल से गोली मारने, बम फेंकने की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन अब नया मामला सामने आया है और नॉमिनेशन में ही हेराफेरी का आरोप लग गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पहले 5 दिन में टीएमसी की ओर से 7,000 लोगों ने नॉमिनेशन किया था। 14 जून से को अचानक टीएमसी के 40,000 सदस्यों ने नामांकन किया। नॉमिनेशन के आखिरी दिन यानी कल 4 घंटे में टीएमसी के 30,000 लोगों ने पर्चा भर दिया। बीजेपी पूछ रही है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या यह संभव है? क्या इसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है? टीएमसी के लिए जवाब देना मुश्किल है, लेकिन अपनी मुश्किलों को दूसरों की चुनौतियों को बदलना ही राजनीति है। और शायद इसीलिए टीएमसी सांसद शांतनु सिंह चैलेंज कर रहे हैं कि हेराफेरी के आरोप साबित करते हैं तो संन्यास ले लेंगे। इस बीच ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंसा का आरोप लगा रहे हैं उन्हें सीपीएम के पुराने दिन याद रखने चाहिए। उन्होंने अपने इसी बयान में यह भी क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ आ सकती है, लेकिन कांग्रेस सीपीएम से दूरी बनाए। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का एक बेहद लोकल चुनाव
एक नेशनल खबर बन चुका है, और किसी अच्छी वजह से नहीं बल्कि हिंसा और धांधली के आरोपों के कारण। As governor, I would take the initiative to see that all stakeholders are brought together and a joint effort is made to quell this situation of violence which mars the peace and quiet of this peaceful state. चार घंटे के अंदर यदि 40,000 से अधिक लोग नामांकन करते हैं केवल 341 ब्लॉक में, यानी औसतन एक व्यक्ति के नामांकन का समय 2 मिनट के आसपास आता है। আমাদের দল কোনোভাবেই এতে ইনভলভ নয়। আমাদের দলের স্ট্রংলি ইনস্ট্রাকশন যে যের মতো যার মতো নমিনেশন দেবে। डीएम के द्वारा पूरा ऐसे बंडल करके लेके जाके नॉमिनेशन करवाया गया। लोग भी नहीं घुसे, सीसीटीवी भी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होगी तो बाहर आ जाएगा कि कोई गया नहीं नॉमिनेशन करने के लिए, नॉमिनेशन हो गया। सुकांत मजूमदार एक एमपी है, हम भी एक एमपी है। हम उनको चैलेंज दे रहे हैं आपका चैनल से, इफ़ ही हैज़ गॉट द गार्ड उसको बोलिए कि चैलेंज एक्सेप्ट करे। ये अगर वो सबूत कर देगा तो हम अपना एमपी नॉमिनेशन छोड़ देगा, एमपी कैंडिडेट छोड़ देगा, और नहीं सबूत कर पाया तो उसको एमपीशिप छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है सुकांत मजूमदार के लिए। इच्छाधारी एजेंडा चलाने वाले वो लोग जो लोकतंत्र का दम घुटने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खंड खंड होने पर चिंता जताकर मार्केट में बने रहते हैं, उनके लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव एक राजनीतिक केस स्टडी है। अब वोटिंग में 22 दिन बाकी है। ये लोग अगर चाहें तो अगले 22 दिनों में कुछ वक्त पश्चिम बंगाल में बिताकर लोकतंत्र की घुटन पर शोध कर सकते हैं या बेस्ट सेलर किताब लिख सकते हैं। हालांकि उन्हें ममता बनर्जी से विमोचन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक है। और अब एक और चिंताजनक अपडेट, मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क गई और इस बार उपद्रवियों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर को जला दिया। गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय घर पर नहीं थे। इससे पहले कुछ उपद्रवियों ने बुधवार को राज्य के एक मंत्री नेमचा किपजेन के घर में आग लगा दी। हिंसा के असर को देखें तो कुकी और मेतेई समुदाय के बीच 42 दिनों से तनाव और हिंसा है। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, करीब 80,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहने को मजबूर हैं। करीब 20 दिनों में 4 मंत्रियों के घर पर हमला हो चुका है। खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। वो लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं, बावजूद इसके हिंसा को काबू में नहीं किया जा सका है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद यहां बार बार हिंसा क्यों भड़क रही है? इस हिंसा में म्यांमार की कितनी भूमिका है? दावा किया जा रहा है कि शुरुआत में तो कुकी और मेतेई समुदाय के बीच विवाद बढ़ा, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि बाद में इसमें म्यांमार के आतंकियों ने एंट्री ली और हिंसा बढ़ती चली गई। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखिए सत्ता टॉप 9। युवक की हत्या के बाद हिमाचल प्रदेश का चंबा सुलग रहा है। हत्या से नाराज लोगों ने आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने अगले 60 दिनों तक चंबा में धारा 144 लगा दिया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने पीड़ित परिवार से मिलकर एनआईए जांच की मांग की है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण के मामले में पुलिस एक्शन में है। मुख्य आरोपी शाहनवाज और बद्दो के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लैपटॉप और मोबाइल खुलवाने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद के 427 मामले दर्ज हुए, जबकि धर्मांतरण को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 185 केस में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कबूली है।
हिंदुत्व रात। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने विवादास्पद बयान दिया। रीतलाल ने कहा कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई थी। इस बयान के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी समेत कई सियासी दलों ने ऐतराज जताया। जीतन राम मांझी की महागठबंधन से अलग होने पर नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी। नीतीश ने कहा कि जीतन राम मांझी को हमने जेडीयू में विलय करने या अलग होने का विकल्प दिया था। उन्होंने कहा कि मांझी महागठबंधन में रहकर बीजेपी को सारी सूचना देते थे। जेडीयू से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा नीतीश के साथ हूँ। मैं अलग नहीं हुआ, मुझे अलग किया गया है। मीटिंग में रहकर बीजेपी को बैठक की खबरें देने के आरोप को मांझी ने गलत बताया है। लेकिन सभी न्यूज मित्रों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।